हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह बिहार बोर्ड क्लास 6 का मैथ का तीसरा अध्याय संख्याओं का खेल का पहला वीडियो है, यानी अध्याय 3 का पार्ट 1 वीडियो है, जिसमें हम लोग इस अध्याय का पहला प्रश्नावली 3.1 के 1 से लेकर 10 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। और इसके आगे के प्रश्न यानी प्रश्न 11 से 20 तक के प्रश्नों को पार्ट 2 वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। और प्रश्नावली 3.2 यानी इसके अगले प्रश्नावली का हल इसके अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ऐसे ही करके इस चैप्टर को भी खत्म करेंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग इस चैप्टर से पहले यानी इस अध्याय से पहले अध्याय 1 का और अध्याय 2 का वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप लोग व्हाट्सएप नंबर 7255057205 इस नंबर पे मैसेज करके उन सभी वीडियो का लिंक लेकर भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 के हल करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला प्रश्न है कि 15 के सभी गुणनखंड लिखें, ठीक है। हमें क्या लिखना है? 15 के सभी गुणनखंड लिखना है, ठीक है। तो 15 का गुणनखंड कहने का मतलब कि यहाँ पे वैसा संख्या लिखना है जिससे 15 में पूरा भाग लग जाए। यहाँ पे देखिए 64 के सभी गुणनखंड लिखें, यानी यहाँ पे वैसा संख्या लिखना है जिससे 64 में पूरा भाग लग जाए। तो चलिए इन सभी प्रश्नों का हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग ये प्रश्न को लिखिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग करके 1 नंबर डालकर इस पूरे प्रश्न को लिखिएगा, ठीक है। और उसके नीचे ब्लू पेन से हल को लिखना है, ठीक है। लेकिन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, आपको ऐसे पहले प्रश्न लिख देना है, उसके बाद यहाँ पे हल लिखना है। जैसे एक ठो हम लिख कर बता दे रहे हैं, जैसे 15 के सभी गुणनखंड लिखें, ठीक है। ऐसे आप लोग को लिख देना है। फिर नीचे लिखना है हल, फिर लिखना है आपको 15, ऐसे तीर का निशान दे देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि 15 का गुणनखंड कौन कौन है। तो हम आपको क्या बताएं कि वैसा संख्या लिखना है जिससे 15 में पूरा भाग लग जाए। पूरा भाग लगने का मतलब कि उसको भाग देने के बाद लास्ट में जो शेष आए वो 0 आए। तो यहाँ पे देखिए 15 में जब आप लोग 1 से भाग दीजिएगा तो यह पूरा कट जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अब आप लोग 3 से भाग दीजिएगा तब भी ये पूरा कट जाएगा। देखिए यहाँ पे देकर हम दिखा दे रहे हैं, 15 में जब आप लोग 3 से भाग दीजिएगा तो यह पूरा कट जाएगा। तो 3 का 3 3 6 3 3 के 9 3 4 के 12 3 5 15 5 बार में पूरा कट जा रहा है, यानी लास्ट में क्या आ रहा है? 0 आ रहा है या फिर कट जा रहा है, शेष नहीं बचना चाहिए। वैसा संख्या यहाँ पे लिखना है। तो 1 से भी भाग दीजिएगा तो यह 15 बार में कट जाता है, 3 से दीजिएगा तब भी कट जाएगा। तो वैसे ही आप लोग को यहाँ पे वैसे संख्या लिखना है जिससे भाग दे तो 15 पूरा कट जाए। तो वही सब 15 का गुणनखंड होगा, ठीक है। तो वैसा 5 से भी हो सकता है, 6 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 8 से भी नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा। अगर आप 15 में 9 से भाग दीजिएगा तो ये पूरा नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 9 नहीं लिखना है। 4 से भी दीजिएगा तो 4 नहीं कटेगा, 5 से दीजिएगा तो 5 से कट जाएगा। देखिए 5 से हम 15 में भाग दे रहे हैं तो 5 का 5 5 दूनी 10 5 3 15, यहाँ पे कट जा रहा है, यानी शेष 0 आ जा रहा है, मतलब
कट जा रहा है, कुछ नहीं बच रहा है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 5 के बाद 6 नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11, 12, 13, 14, 15 एक के बाद होगा। तो यहाँ पे जो 4 ठो आया, यहाँ पे 4 ठो जो संख्या हमको मिला, ये क्या है, ये 15 के गुणनखंड कहलाएंगे, ठीक है। और इससे ही यह पूरा पूरा कटेगा, इसके अलावा किसी और संख्या से 15 पूरा पूरा नहीं कटेगा, ठीक है। तो चलिए इसी प्रकार अब हम लोग 64 के भी गुणनखंड लिख दें, ठीक है। तो आप लोग फिर प्रश्न लिखिएगा, ऐसे 2 करके फिर पूरा लिखना है, उसके बाद हल लिखना है और हल में 64 लिखकर ऐसे तीर का निशान देना है, ठीक है। हम डायरेक्ट हल कर दे रहे हैं इसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग को लिखना है 64 का गुणनखंड, यानी 64 में पूरा पूरा भाग किस किस संख्या से लगता है, 64 में पूरा पूरा भाग कौन कौन संख्या से लगता है। तो 1 से लगेगा, उसके बाद 2 से लगेगा, फिर 4 से लगेगा, फिर 8 से लगेगा, 16 से लगेगा, 32 से लगेगा, फिर 64 से लगेगा, ठीक है। इसके अलावा और किसी संख्या से 64 में पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा। आप लोग इसको जांच भी सकते हैं, जैसे 8 से, तो 64 यहाँ पे लिखिए और 8 से भाग देकर देखिए पूरा पूरा कट रहा है कि नहीं। तो 8 के पारा में 8 बार में मिल जाएगा, 8 8 है 64, कट गया पूरा पूरी, यानी यहाँ पे 0 0 आना चाहिए भाग देने के बाद, ठीक है। शायद आप लोग समझ चुके होंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करते हैं, यानी तीसरे। तो तीसरा प्रश्न में भी गुणनखंड ही निकालना है। निम्न में प्रत्येक के सभी गुणनखंड लिखें, यानी यहाँ पे जो 5 ठो प्रश्न दिए गए हैं इन सभी का गुणनखंड निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग इस पूरे 3 नंबर प्रश्न को लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न का पहला प्रश्न लिखिएगा 36 और 36 लिखकर डैश दीजिएगा, यानी तीर का निशान दीजिएगा और इसका गुणनखंड आप लोग निकालिएगा, ठीक है। तो चलिए 36 का गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले यह 36 में 1 से पूरा पूरा भाग लगता है, ठीक है। उसके बाद 2 से लगेगा, उसके बाद 3 से लगेगा, उसके बाद 4 से लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा, फिर 9 से लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, 12 से लगेगा, 13 से भी नहीं लगेगा, 14, 15, 16, 17, एक ही बार 18 से लगेगा और 18 के बाद 36 से लगेगा, ठीक है। आप लोग भाग लगाकर जांच भी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसके दूसरे प्रश्न को लिखिएगा, दूसरा नंबर में है 45। अब लिखना है यहाँ पे कि 45 में किन किन संख्या से भाग लगेगा, वे सभी संख्या यहाँ पे लिखना है और वही सभी संख्या इस संख्या का यानी 45 का गुणनखंड कहलाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं। तो 45 में 1 से भाग लग जाता है, फिर 3 से भी लग जाता है, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाता है, 6 से नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा, 8 से भी नहीं लगेगा, 9 से लग जाएगा, फिर 10 से नहीं लगेगा, 11, 12, 13, 14, 15 से लगेगा। तो 15 यहाँ पे लिखेंगे। फिर 15 के बाद एक ही बार 45 से लगेगा। तो जो यहाँ पे हम लोग संख्या लिखे वे सब संख्या इस 45 का क्या है, गुणनखंड है। गुणनखंड लिखना था, हम लोग यहाँ पे गुणनखंड लिख दिए। 1 2 3 4 5 6, 45 का 6 गुणनखंड होता है, ठीक है। 36 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गुणनखंड होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न का तीसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो तीसरा प्रश्न है 78 लिखकर तीर का निशान दीजिएगा और 78 का सभी गुणनखंड को लिखना है। तो 1 से तो सभी संख्या में 1 से भाग लगता है, तो 1 से तो इसमें भी पूरा पूरा भाग लगेगा 78 बेर में। यहाँ पर 78 में 1 से जब आप लोग भाग दीजिएगा तो यह 78 बेर में 78 आएगा। 78 बेर में 78 पूरा पूरी कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। तो ये 78 से भी भाग लगता है इसमें,
78 से भी भाग लगता है, और 2 से लगता है, 3 से भी लगता है, 4 से नहीं लगता है, 5 से भी नहीं लगता है, एक ही बार 6 से लगता है। ठीक है, उसके बाद 13 से लगता है, उसके बाद 26 से लगता है, उसके बाद 39 से लगता है, और 39 के बाद डायरेक्ट 78 से लगता है। ठीक है, तो 78 के गुणनखंड इतने सारे हुए। ठीक है, चलिए अब जल्दी जल्दी इन सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो तीसरा का चौथा प्रश्न है 125। तो 125 का गुणनखंड होगा 1, 5, फिर 25 और 125। ठीक है, तो 125 का गुणनखंड यही 4 ठो होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग तीसरे के 5वें प्रश्न को हल करेंगे। तो 144 है, तो 144 के आप लोग को सभी गुणनखंड को लिखना है। ठीक है, तो 144 के गुणनखंड बहुत ज़्यादा होता है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। देखिए, इसमें 1 से भाग लगेगा पूरा पूरी, फिर 2 से भाग लगेगा, फिर 3 से भाग लगेगा, फिर 4 से भाग लगेगा, 6 से भाग लगेगा, 8 से भाग लगेगा, 9 से भाग लगेगा, 10 से नहीं लगेगा, 11 से नहीं लगेगा, 12 से लगेगा, उसके बाद 16 से लगेगा, फिर 18 से लगेगा, फिर 24 से लगेगा, फिर 36 से लगेगा, फिर 48 से लगेगा, और 48 के बाद फिर 72 से लगेगा, और 72 के बाद 144 से भी लगेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे इसमें 5 से भी भाग लगता। देखिए 1, 2, 3, 4 लिखे हैं, 5 नहीं लिखे। इसमें 5 से भाग लगता, लेकिन भाग देने के बाद जब 5 से आप भाग दीजिएगा 144 में 5 से भाग दीजिएगा, तो यहाँ पे लास्ट में 0 0 नहीं आएगा। ठीक है, हमको वैसे संख्या यहाँ पे लिखना है जिससे भाग देने के बाद लास्ट में 0 0 आए। अगर 5 से दीजिएगा तो नहीं आएगा। देख लीजिए, हम करके दिखा दे रहे हैं। तब 5 का 5, 5 दूनी 10, 10 हुआ, और 4 में से 0 गया तो 4 हो गया, यहाँ पे 1 में से 1 गया तो 0 हो गया, ऊपर सूत्र 4। तो 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौके 20, 5 25, 5 36, 5 7 35, 5 7 35, 5 8 40, 5 9 45 ज़्यादा हो गया, तब 5 8 40 होगा, यहाँ पे 40 लिखेंगे। फिर यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यानी 0 4 आ रहा है, यानी 4 आ रहा है। 4 के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी 4 आ रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, पूरा 0 0 चाहिए, तब जाकर हम उसको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे क्या था कि 4 हम लोग लिख दिए, 4 हम लोग लिखें, तो 4 हम लोग इसलिए लिखें कि जब 144 में 4 से हम लोग भाग देंगे, 4 का 4 4 8 4 3 12 16 4 25, 4 का 4 4 8 4 3 12, घटाएंगे तो 2 0, फिर ऊपर सूत्र 4, 4 का 4 4 8 4 3 12 16 4 20, 4 6 24। देखिए 4 से जब हम लोग भाग दिए तो लास्ट में क्या आ गया, 0 0 आ गया। लेकिन जब हम लोग 5 से भाग दिए थे तो क्या आया था, शेष 4 बचा था, इसलिए हम लोग यहाँ पे नहीं लिखे। तो आप लोग को वैसे संख्या लिखना है जिससे 144 में पूरा पूरा भाग लग जाए। यहाँ पे वैसी संख्या लिखना है जिससे 36 में पूरा पूरा भाग लग जाए, यानी पूरा पूरा कटेगा तो ही वह गुणनखंड उस संख्या का होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को भी हल कर दिए। अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो चौथा प्रश्न है 14 के गुणज लिखें। यहाँ पे लिखना था गुणनखंड, यहाँ पे लिखना है गुणज। तो देखिए यहाँ पे आप लोग क्या कीजिएगा, जिस संख्या का गुणज कहेगा लिखने के लिए, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जिस संख्या का गुणज कहेगा आप लोग को लिखने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा कि उसी संख्या में, उस संख्या में कुछ से भी गुना करके लिख दीजिएगा। जैसे 14 है तो 14 में आप 2 से गुना करके लिख दीजिएगा, 14 में आप 3 से गुना करके लिख दीजिएगा, 14 में आप 1 से गुना करके लिख दीजिएगा। गुणज कह रहा है तो गुना करके लिख देना है। ठीक है,
तो हम लोग क्या करेंगे कि लाइन से ऐसे लिखेंगे, ऐसे नहीं गुना करेंगे। जैसे 14 14 14 14, इसमें हम लोग 1 से गुना कर देंगे, एक बार 2 से गुना कर देंगे, एक बार 3 से गुना कर देंगे, एक बार 4 से गुना कर देंगे, और जो जो आएगा वो लिख देंगे, उसका गुणज होगा। मतलब आप लोग को किसी भी संख्या से 14 में गुना करके यहाँ पे लिख देना है, वह 14 का गुणज होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि 14 में एक बार 1 से गुना कर दिए तो 14 ही होगा, 14 में 1 से गुना कीजिएगा तो 14 ही होगा। 14 में 2 से गुना कीजिएगा तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। फिर 14 में 3 से गुना कीजिएगा तो 14 28 14 3 42 हो जाएगा। फिर 14 में 4 से गुना कीजिएगा तो 56 हो जाएगा। फिर 14 में 5 से गुना कीजिएगा, 14 में 5 से गुना कीजिएगा तो 14 5 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सब को यहाँ पे लिख देंगे, 14 28 42 56 70। अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो यह पहाड़ा की तरह लगेगा। 14 के 14 28 14 3 42 14 4 के 56 14 5 70। तो वैसे ही अगर आप लोग को यहाँ पे नहीं बताया है कि कितना लिखना है तो आपको जितना मन करे उतना लिख दीजिए 14 में, लेकिन कुछ से भी गुना कीजिए। जैसे 5 से कर दिए तो अब 6 से कर देंगे, चाहे 7 से कर देंगे, चाहे 8 से कर देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन हम लोग क्या करेंगे कि लाइन से गुना करेंगे ना, जब 1 से किए, 2 से किए, 3 से किए, 4 से किए, 5 से किए, तो अब 6 से करेंगे तो यह एक पहाड़ा की तरह लगेगा। तो 14 में जब आप लोग 6 से गुना कीजिएगा तो 84 हो जाएगा, तो 84 लिख दीजिए। फिर 14 में जब आप लोग 7 से गुना कीजिएगा तो यह 98 हो जाएगा, तो 98 लिख दीजिए। और ऐसे ही यहाँ पे डैश डैश देकर छोड़ दीजिए कि अभी और भी इधर लिख सकते हैं अनगिनत तक। ठीक है, तो वैसे ही 18 के गुणज लिखना है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे 18 का पहाड़ा लिख दीजिए। ये एक प्रकार का यह पहाड़ा ही ना हुआ। लेकिन अगर आप चाहते कि पहले 14 लिखें, फिर ये लिख दें 84 लिख दें, फिर 56 लिखें, फिर 42 लिखें, तब भी आप लिख सकते हैं। लेकिन लाइन से लिखिएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा, पहाड़ा की तरह लगेगा। ठीक है, तो आप लोग क्या कीजिए, 18 में एक ही बार 4 से गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए, कोई बात नहीं, लिख सकते हैं। 18 में एक ही बार 9 से गुना करके यहाँ पे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मतलब 18 के गुणज कड़ा यानी गुना करके लिखना है। ठीक है, और आप लोग जानते हैं कि 18 का जब हम लोग पहाड़ा भी लिखते हैं तो गुना करके लिखते हैं। शुरू में लिखते हैं 18 में 1 से गुना करते हैं तो 18, 18 में 2 से गुना करते हैं तो 18 दूनी 36, 18 में 3 से गुना करते हैं तो 18 3 54, ऐसे ही ना लिखते हैं। तो यहाँ पे पहाड़ा ही लिख देते हैं। तो 18 का गुणज होगा 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौक 72, 18 5 90, 18 छक्के 108, 18 छक्के 108, 18 सत्ते 126, ऐसे ही डॉट डॉट कर दीजिए, यानी और भी इधर संख्या होगा। जितना गुना कीजिएगा उतना इधर बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो इसका अंत नहीं होगा। तो आप लोग इतना लिख कर ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इधर बताया भी नहीं है कि कितना गुणज लिखना है। यहाँ पे देखिए 6ठा नंबर प्रश्न में बताया है, निम्न में प्रत्येक के पहले 5 गुणज लिखें। तो ये सब दिया गया है जिसमें प्रथम 5 गुणज लिखना है, पहले का 5 गुणज है। यहाँ पे जितना मन करे उतना लिखिए, जहाँ से मन करे वहाँ से लिखिए। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग 6ठे प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, यह 5वां था। 18 जिसका 18 का गुणज लिखना था, यह 5वां प्रश्न था। अब हम लोग 6ठे प्रश्न को हल करते हैं। छठा प्रश्न का पहला प्रश्न है 4। अब 4 का हम लोग को गुणज लिखना है, और वो भी पहले 5 लिखना है, शुरू से 5। यानी 4 में सबसे पहले आप 1 से गुना कीजिएगा, फिर 4 में आप 2 से गुना कीजिएगा, फिर 4 में 3 से गुना कीजिएगा, फिर 4 में 4 से गुना कीजिएगा, फिर 4 में 5 से गुना कीजिएगा। 5 गो हो गया। 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4, 4 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8, 4 में 3 से गुना कीजिएगा तो 12, 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16, 4 में 5 से गुना कीजिएगा तो 20। और यही सब आप लोग को यहाँ पे लिख देना है। 4, 8, 12, 16,
20। यहाँ पे क्या था कि 14 में आप पहले 1 से गुना मत कीजिए, आपको जितना से मन करे, 5 से मन करे तो 5 से गुना कर दीजिए। 14 में आप फिर 6 से गुना मत कीजिए, 5 के बाद 6 आता है तो नहीं, आप लोग को मन करे तो 2 से कर दीजिए। फिर 14 में आप 3 से मत कीजिए, यहाँ पे 10 से कर दीजिए। ऐसे करके लिखना था। इसमें अपने मन से जो मन करे वह लिखिए, लेकिन 14 में गुना करने के बाद आएगा वही लिखना है। लेकिन यहाँ पे आपको लाइन से लिखना है, ठीक है। छठा नंबर प्रश्न में भी गुणज लिखना है, लेकिन आपको लाइन से लिखना है। 4, 8, 12, 16, 20, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग दूसरे को हल करते हैं। छठा प्रश्न का दूसरा प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है 12। तो 12 का भी गुणज लिखना है। तो 12 का भी गुणज लिखना है, लेकिन शुरू के यानी पहले 5 गुणज लिखना है, ठीक है। यानी पहले हम लोग क्या करेंगे कि 12 में 1 से गुना करके लिखेंगे। 12 में 1 से, फिर 12 में 2 से, फिर 12 में 3 से, फिर 12 में 4 से, फिर 12 में 5 से। यानी 12 का पहाड़ा शुरू से 5 तक ले लिख देंगे। यानी 12 के 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60, ऐसे करके शुरू से 5 को लिख देंगे। तो 12 के 12 और 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। यहाँ पे हम लोग को बूंदू बूंदू नहीं देना है, क्योंकि यहाँ पे कह ही रहा है कि 5 ही को लिखना है। तो 1, 2, 3, 4, 5 को लिख दिए, ठीक है। और यहाँ पे नहीं बताया था कि कितना लिखना है, तो आप लोग जितना गुना करते उतना ही रहता, ठीक है। और यहाँ हम लोग 5 ही तक गुना करके लिख दिए। यानी यहाँ पे 12 में 6 से भी गुना करते तो कुछ ना कुछ यहाँ पे आता, तो वो हम लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न का ही तीसरा प्रश्न है 30। तो 30 का भी हम लोग को गुणज लिखना है। तो 30 में सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप लोग 1 से गुना करके लिख दीजिएगा, फिर 2 से गुना करके लिख दीजिएगा, फिर 3 से गुना करके लिख दीजिएगा, फिर 4 से गुना करके लिख दीजिएगा, फिर 5 से गुना करके लिख दीजिएगा। या फिर आप लोग को 30 का पहाड़ा याद होगा तो शुरू से 5 को 30 का पहाड़ा लिख देना है। यानी 30 का 30, 30 दूनी 60, ऐसा ना होता है। और 30 तिहाई 90, और 30 चौके 120, और 30 पच्चे 150। या फिर आप लोग ऐसे गुना करके लिख दीजिए। 30 में 1 से गुना कीजिएगा 30, 30 में 2 से गुना कीजिएगा 60, 30 में 3 से गुना कीजिएगा 90, 30 में 4 से गुना कीजिएगा 120, 30 में 5 से गुना कीजिएगा तो 150, यानी 150, ठीक है। तो ये भी हल हो गया। अब हम लोग चौथे प्रश्न को हल करेंगे, छठा नंबर का। तो 24 होगा। तो 24 का हम लोग को 5 को गुणज लिखना है। तो चलिए इसको हम जल्दी से लिख देते हैं। यानी आप लोग को यहाँ पे 24 का पहाड़ा शुरू से लिख देना है। तो 24 का 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पच्चे 120। अगर आप लोग को पहाड़ा याद नहीं है 24 का, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि 24 में शुरू से 1, 2 से आप लोग को गुना कर देना है 5 तक। 1, 2, 3, 4, 5। और जो आएगा वह यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। तो 24 में 1 से गुना कीजिएगा तो 24 होगा। 24 में 2 से गुना कीजिएगा तो 48 होगा। ऐसे ही आप लोग गुना करिएगा तो यहाँ पे आता जाएगा और आप लोग को लिख देना है, और 5 ही ठो लिखना है, ठीक है। तो चलिए इसके 5वें प्रश्न को हल करते हैं। तो 5वां प्रश्न है 50। 50 का हम लोग को 5 गुणज लिखना है। तो 50 होगा, फिर 100 होगा, फिर 150 होगा, फिर 200 होगा, फिर 250 होगा, यानी 250, ठीक है। आप लोग को ये भी नहीं समझ में है तो 50 में आप लोग 1 से गुना कीजिएगा, 50 में आप लोग 2 से गुना कीजिएगा, 50 में आप लोग 3 से गुना कीजिएगा, 50 में आप लोग 4 से गुना कीजिएगा, और 50 में आप लोग 5 से गुना कीजिएगा। और जो आएगा वो यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। और 5 ही ठो लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है पहले 5 गुणज लिखें। यानी
शुरू से 5 को गुना करके आप लोग को लिख देना है, या फिर शुरू से 5 ठो पहाड़ा ही लिख देना है। लेकिन अगर आप लोग को 24 का पहाड़ा नहीं याद होगा तो क्या कीजिएगा, ऐसे ही लिखिएगा। 24 में आप लोग 1 से गुना करके लिखिएगा, फिर 24 में आप लोग 2 से गुना करके लिखिएगा, ठीक है। या फिर आप लोग जैसे 4 का पहाड़ा ही याद है तो 4 का 4 से 8, 4 3 12, 14 16, 4 20 ऐसे कर दीजिएगा। 5 ही ठो लेकिन लिखना है। 14 में भी ऐसे ही करना था, 14 के पहाड़ा आप लोग को लिख दीजिए। या फिर 14 में तो ये बताया ही नहीं था कि 5 ही ठो आपको लिखना है, कहीं से आपको जितना मन करे उतना लिख दीजिए, ठीक है। लेकिन हमने शुरू से ही 5 6 लिख कर छोड़ दिए, ठीक है। कितना लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 को लिख कर छोड़ दिए हैं शुरू से, ठीक है। तो चलिए अब 7वां प्रश्न क्या है कि 7वां प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। ये अभाज्य संख्या क्या होता है सबसे पहले ये समझिए। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होता है कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे वह अभाज्य संख्या कहलाता है। क्या बोले हम, अभाज्य संख्या क्या होता है जो केवल एक और स्वयं से कटे, यानी उसके गुणनखंड 2 हो। वैसी संख्या जिसके गुणनखंड 2 हो वह अभाज्य संख्या कहलाएगा। यानी 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, इस सब का गुणनखंड देखिए तो 1 में केवल 1 से भाग लगेगा, इसके अलावा कोई संख्या से भाग नहीं लगेगा, ठीक है। और 2 में 1 से लगेगा और 2 से लगेगा, ठीक है। फिर 3 में भी 1 से लगेगा और 3 ही से लगेगा, ठीक है। फिर 4 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, फिर 4 से ही लगेगा। 5 में 1 से लगेगा और 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से भी नहीं लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, एक ही बार 5 से लगेगा। और 6 में 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 2 के बाद 3 से लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा। तो आपको हम क्या बताएं कि वैसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो, यानी वैसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से पूरी पूरी कटे वह क्या है, अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे देखिए 1 है, 1 में तो केवल 1 ही, या फिर आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि वैसी संख्या जिसके 2 गुणनखंड हो। तो 1 का 1 गुणनखंड है तो यह न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। देखिए अगर 2 गुणनखंड होगा ना तो वह क्या कहलाएगा, अभाज्य, अभाज्य। और 2 से अधिक होगा, 2 से अधिक, तो वह क्या कहलाएगा, भाज्य। तो यहाँ पे देखिए तो 2 से अधिक गुणनखंड किसका किसका है, तो 4 का है और उसके बाद 6 का है। और 2 गुणनखंड किसका है, तो 2 गुणनखंड 2 का है और 3 का है और 5 का भी है ना। तो ये सब क्या है, ये सब अभाज्य संख्या है। यानी 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 है। गुणनखंड निकालने आपको आता है ना, कि अगर किसी संख्या में मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे 15 ही था, तो 15 में किस किस संख्या से पूरा पूरा भाग लगता है वह उसका गुणनखंड कहलाता है। तो 5 में 1 से लगता है और 5 से लगता है, तो यह 5 का गुणनखंड 1 और 5 हुआ। और अभाज्य आपको पता करना है तो हम लोग देखेंगे कि वैसी संख्या को खोजेंगे जिसका 1 और 2 ही गुणनखंड हो। तो यहाँ पे देखिए 1 और 2 ये 2 गुणनखंड है, 3 का 1 और 2 ही ठो गुणनखंड है, 5 का 1 और 5 यही 2 ठो गुणनखंड है ना। तो ये सब क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी 2 होगा, इससे छोटा कोई नहीं होता। देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 में केवल 1 से भाग लग रहा है, तो ये क्या है, ना भाज्य है और ना अभाज्य है। अगर अभाज्य रहता तो यहाँ 2 संख्या से इसमें भाग लगता है, 1 से भी लगता है और कुछ एक और रहता, लेकिन इसमें केवल 1 ही से भाग लगता है, तो ना ही भाज्य है और ना ही अभाज्य। समझ रहे हैं। एक बार फिर से यहाँ पे देखिए, यहाँ कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए। तो अभाज्य संख्या क्या होता है कि उसमें उसका गुणनखंड 2 होता है, यानी वह खुद से कटता है और 1 से कटता है। तो 1 जो है
वह खुद से यानी 1 से ही कटता है, इसके अलावा किसी और से नहीं कटता है। और 2 को देखिए तो 2 1 से भी कटता है और 2 से भी कटता है। अगर भाग दीजिएगा तो पूरा पूरा ये कट जाएगा। देखिए यहाँ पे समझिए, जब आप लोग 2 में भाग दीजिएगा 1 से तो ये 2 बार में पूरा पूरा कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। फिर 2 में अगर आप लोग 2 से भाग दीजिएगा तो यह 2 कम 2 एक बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा, यानी इसका गुणनखंड 2 ही होगा, 1 और 2। इसी प्रकार 3 है तो 3 का क्या होगा, तो 3 का भी गुणनखंड 1 होता है और 3 होता है। तो ई भी अभाज्य है, ई भी अभाज्य है, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताना है, तो सबसे छोटी 2 होगा। ठीक है, जो पहले आएगा वो छोटा होगा, ये बड़ हो गया। फिर इसके बाद 4 आएगा तो 4 का 1 भी गुणनखंड होता है, 2 भी होता है और 4 भी होता है, यानी 4 में 1 से भी पूरा पूरा भाग लगता है यानी 0 आएगा यहाँ पे कटाने से। फिर 4 में 2 से भी पूरा पूरा भाग लगता है और फिर 4 में 4 से भी पूरा पूरा भाग लगता है। तो ये इसका गुणनखंड 3 गो हो गया, लेकिन हमको अभाज्य चाहिए तो 2 ही चाहिए और उसमें भी छोटा वाला चाहिए। तो 2 इसका गुणनखंड है, इसका 2 गुणनखंड है और इसका 3 गुणनखंड है, तो ये तो भाज्य होगा नहीं, ई हो गया, सॉरी ई अभाज्य नहीं होगा, ई भाज्य होगा। और ई अभाज्य होगा और ई अभाज्य होगा, लेकिन इन दोनों में छोटा कौन है, ई वाला, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे 7वां नंबर का हल में। ठीक है, और इसमें तो केवल 1 से भाग लग रहा है, मतलब इसका गुणनखंड केवल 1 है। तो यह न तो भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है। एक आप लोग हमेशा याद रखिएगा, एक न ही भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या अभाज्य संख्या का गुणनखंड कितना होता है, 2, और भाज्य संख्या का 2 से अधिक। इसीलिए देखिए 4 क्या है, भाज्य संख्या, इसीलिए इसका गुणनखंड 2 से अधिक है, 1 2 3 है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। और गुणनखंड का मतलब ये होता है कि उसमें कितना संख्या से भाग लग रहा है, तो 1 से भी लगेगा, 2 से भी लगेगा, और 3 में देखिए 1 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, लेकिन 4 में 1 से, 2 से और 4 से भी लगता है। ठीक है, तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है समभाज्य संख्या, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि सम अभाज्य संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही होगा, 2 ही होगा, क्योंकि सम है। सम मतलब क्या, जोड़ा लग जाए, तो 2 का जोड़ा लगता है, जैसे 1 और 2 इस सब का जोड़ा लग जाएगा ना, तो इसलिए इसका भी आंसर यही होगा। तो आप लोग ऐसे लिखिएगा, पहले आप लोग को 7वां नंबर प्रश्न लिखना है और उसके नीचे लिखना है हल और लिख दीजिएगा 2। फिर 8वां नंबर प्रश्न लिखना है, फिर लिखना है हल और इसका भी आंसर लिख दीजिएगा 2, क्योंकि 2 सम संख्या है। सम संख्या मतलब जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए। जैसे 2 सम संख्या है तो 2 से हम लोग 2 में भाग देंगे तो क्या ही पूरा पूरा कट जाएगा, 2 का 2 4 2 3, 2 का 2 एक ही बार में ये कट गया। ठीक है, और जैसे 4 तो 4 में हम लोग 2 से भाग लगा रहे हैं तो पूरा पूरा कट जा रहा है, 2 का 2 2 दूनी के 4, तो क्या हो गया, ये भी सम संख्या है। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा था कि सम अभाज्य संख्या बताइए, तो सम अभाज्य संख्या भी 2 ही होगा। मतलब यहाँ पे पूछ रहा था कि सम अभाज्य संख्या बताइए, मतलब वो संख्या सम होना चाहिए और अभाज्य भी होना चाहिए। तो 2 ही एक ऐसा है जो सम भी है और अभाज्य भी है। और सम का मतलब होता है जैसे 15, तो 15 में 2 से भाग लगेगा, 2 का 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 भाग लगने के बाद यहाँ पे 1 आ रहा है, तो ये क्या है, सम संख्या नहीं है। और यहाँ पे देखिए 16, तो 16 में 2 से भाग लगेंगे तो 2 का 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16, ये पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी यह सम संख्या है। वैसे ही आप लोग को बताना था कि सम होके लेकिन अभाज्य हो तो यह 2 ही है। ठीक है, ये भी समझ गए होंगे। उसके बाद देखिए कह रहा है 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण दे। तो ये देखिए अभाज्य युग्म क्या होता है।
अभाज्य युग्म क्या होता है कि जैसे अगर हम आप लोग को यहाँ पे बताएं ना कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो जिसका दो ही गुणनखंड हो वह अभाज्य कहलाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वैसा अभाज्य संख्या बताना है, वैसा 3 गो अभाज्य संख्या युग्म बताना है, तो ये क्या होता है समझिए यहाँ पे। तो सबसे पहले शुरू का हम लोग यहाँ पे अभाज्य संख्या लिख देते हैं। तो देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, 2 के बाद आता है 3 एक अभाज्य संख्या है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है, फिर 17 है, फिर 19 है। ठीक है, ऐसे ही अभाज्य संख्या और है। ठीक है, अब और आगे बढ़िएगा तो और अभाज्य संख्या मिलेगा। और अभाज्य संख्या की खासियत क्या है कि इसका 2 ही गुणनखंड होगा, इसमें 1 से भाग लगेगा और 2 से भाग लगेगा, इसमें 1 से भाग लगेगा और 3 से भाग लगेगा, इसमें 1 से लगेगा और 5 से लगेगा। यानी यह एक से कटेगा और खुद से ही कटता है, इसीलिए यह अभाज्य है। लेकिन ये सब छोड़िए, हमको लिखना क्या है, 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण देना है। तो अभाज्य युग्म क्या होता है कि वैसा अभाज्य संख्या जिसके बीच केवल 2 का ही अंतर हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, जैसे 3 और 5 को लीजिएगा, 3,5, तो ये एक युग्म हो जाएगा। फिर अगर आप लोग 5 और 7 को लीजिएगा तो ये भी एक ठो युग्म हो जाएगा। फिर आप लोग 11 और 13 को लीजिएगा, 11 और 13 को लीजिएगा तो ये भी एक ठो युग्म हो जाएगा। और युग्म कहने का मतलब कि यह लगातार है, यानी इनके बीच 2 ही यानी देखिए समझिए यहाँ पे, अभाज्य युग्म का मतलब होता है कि 2 अभाज्य संख्या, अभाज्य युग्म लिखना है, 3 अभाज्य युग्म का उदाहरण देना है। तो अभाज्य युग्म का मतलब होता है कि 2 अभाज्य संख्या जिसके बीच का अंतर 2 हो, अभाज्य युग्म कहलाती है। यहाँ पे हम अभाज्य संख्या सभी लिख दिए हैं। शुरू का अभाज्य संख्या एक तो अब ना भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। और 2 अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, 17 भी अभाज्य है और 19 भी अभाज्य संख्या है। लेकिन अभाज्य युग्म हम लोग को लिखना है तो वैसा अभाज्य संख्या लिखना है, वैसा 2 अभाज्य संख्या लिखना है जिसके बीच का अंतर 2 हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखिएगा 11, यहाँ पे देखिएगा 11 और क्या है 13, ये क्या है, एक अभाज्य युग्म है, यानी इसके बीच का अंतर 2 ही है। घटा कर देख लीजिए, 13 में से जब आप लोग 11 को घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 ही आएगा, तो ई होगा। ठीक है, और इसके बाद फिर होगा 17 और 19 और इसके बाद फिर होगा 29 और 31। ठीक है, इसके और आगे बढ़िएगा, इधर लिखे थे ना 19 के बाद 29 होता है और 29 के बाद 30 नहीं होगा, 31 होता है। ठीक है, तो यही सब इसका आंसर होगा। तो आप लोग लिखिएगा 9वां का हल में लिखिएगा 11 और 13, फिर लिखिएगा 17 और 19, फिर लिखिएगा 29 और 31। 11 और 13, 17 और 19, 29 और 31। देखिए इसका आंसर ये भी हो जाता है 3 और 5, 3,5। लेकिन हमने इसको नहीं लिखा क्योंकि यह लिखते तो फिर आप कहते कि आंसर जो पीछे दिया गया है वो मैच नहीं कर रहा है। लेकिन ये भी सही होगा क्योंकि इसके बीच 5 और 3 के बीच 2 ही अंतर है। ठीक है, तो आप लोग को वैसा अभाज्य संख्या लिखना है जो
वैसा दो अभाज्य संख्या लिखना है जिसके बीच दो ही अंतर हो, तो ये होगा। ठीक है, आप लोग शायद समझ चुके होंगे। चलिए अब हम लोग जल्दी से 10वें प्रश्न को हल करते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो 10वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या आप लोग को पहचानना हम बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिए हैं, तो इसमें आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि इसीलिए इतना बड़ा वीडियो हो गया अभाज्य और भाज्य पहचानने में ही। तो आप लोग को तो ये एकदम दिमाग में बैठना चाहिए। ठीक है, तो 10वां का ए नंबर में है 23। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कौन कौन संख्या से भाग लगता है। तो 23 में केवल 1 से लगेगा और 23 से ही लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए 28, बी में है 28, फिर सी में है 42, फिर डी में है 9, फिर ई में है 31। ठीक है, तो देखिए 28 में 1 से भी लगता है और 2 से भी लगता है, 4 से भी लगता है, 6 से नहीं लगता है शायद, और 7 से भी लगता है। 7 चौक 28, 6 चौक 28, 6 चौक 24, 6 25 30 नहीं होता है। 8 से नहीं लगेगा, 9 से भी नहीं लगेगा। यानी यह क्या हुआ, यहाँ पे 2 से अधिक संख्या से इसमें भाग लगता है। ठीक है, तो ई नहीं होगा। और फिर 42 को देखिए 1 से भी लगता है, 2 से भी लगता है और 3 से भी लगता है, फिर से 6 से भी लगता है, 7 से भी लगता है। इसमें भी क्या, 2 से अधिक संख्याओं से भाग लग रहा है। 9 में देखिए 1 से भी लगता है, 2 से नहीं लगता है, 3 से लगता है और एक ही बार 9 से लगता है। तो इसमें भी 2 से अधिक से लग रहा है। और 31 में 1 से लगता है और 31 से लगता है। तो यह क्या हुआ, अभाज्य संख्या हुआ। अभाज्य संख्या मतलब, अभाज्य संख्या मतलब जिसका 2 गो गुणनखंड हो। तो इसका भी 2 गो गुणनखंड है, 1 है और 23 है, और इसका भी 1 है और 31 है। 2 गुणनखंड मतलब वह केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे। तो यहाँ पे हम लोग को पहचानना था कि अभाज्य संख्या, इसमें से अभाज्य संख्या कौन कौन सा है। तो कौन कौन सा है, तो 1 और 23। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, सॉरी, इसमें से पहचानना था कि कौन कौन अभाज्य संख्या है। तो ई भी 1 और 23 से कट रहे हैं तो ई 1 होगा, और ई भी कट रहे हैं तो ई 1 होगा, यानी 23 और 31 होगा। सॉरी, हम गलती बोल दिए थे, 1 और 23, यहाँ पे 23 और 31 होगा। तो 10वां के हल में लिखिएगा 23 और 31। ठीक है, तो आज हम लोग इतने ही प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो तो लंबा हो गया लेकिन आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो भी प्रश्न आप लोग को इसमें से समझ नहीं आया होगा, जैसे ई वाला शायद आप लोग को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसको हम बहुत डिटेल से बताने की कोशिश किए हैं। फिर भी अगर आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, हम फिर से बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोर्ड आया था कि 3 अभाज्य युग्म लिखना है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अगर आप लोग यहाँ पे 4 बोला रहता तो आप लोग इधर से भी लिख सकते थे। अगर 4 बोला रहता तो आप लोग इसको भी लिख सकते थे, 3 और 5। इसके बीच भी अंतर 2 है। ठीक है, यानी ऐसा 2 अभाज्य संख्या लिखना है। देखिए 11 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर 2 ही है। यानी 11 के बाद, यानी इसको घटाने के बाद 2 ही आएगा। यानी 13 में से अगर आप लोग 11 को घटाइएगा तो 2 ही आएगा, और 19 में से 17 को घटाइएगा तब भी 2 ही आएगा, और 31 में से 29 को घटाइएगा तब भी 2 ही आएगा। अगर यहाँ पे क्या था, 5 में से 3 को घटाइएगा तब भी 2 ही आएगा। ठीक है, तब भी 2 ही आएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2 है। तो यह युग्म कहलाएगा, अभाज्य युग्म। ठीक है, और नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वैसा 2 अभाज्य संख्या लिखना है जिसके बीच एक, यानी जब गिनती पढ़िएगा तो इसके बीच एक अभाज्य संख्या एक भाज्य संख्या ना चाहिए जिसमें 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगे, वैसा संख्या। तो 11 है, 11 के बाद 12 आएगा, उसके बाद 13 आएगा, यानी यह एक भाज्य संख्या है।
तो यानी इसके बीच एक ही ऐसा, इसके बीच इन दोनों के बीच एक ऐसा संख्या है जो भाज्य है, इसलिए इसको हम लिखें। जैसे 17 के बाद 18 आता है, 17 के बाद 18 आता है, फिर 19 आता है। तो ये क्या है कि ई भी अभाज्य है और ई भी अभाज्य है, लेकिन इन दोनों के बीच एक संख्या है जो भाज्य है, इसलिए ये दो हम लोग को, इस दो को यहाँ पे हम लोग लिखें। इसी प्रकार ये भी था। ठीक है, तो हम वीडियो और लंबा करना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।